नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास उडुपी। आज पूरे देश भर में हर हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, भारत की हर भाषाओं में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का आर्टिकल छपा है। महाराष्ट्र में लोगों ने चुन के नहीं दिया सरकार को, सरकार चुनी गई इस देश की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी और इनका जो गठबंधन है, इसमें जो साठगांठ है, इनकी जो जालसाजी है, इसके वजह से महाराष्ट्र की सरकार चुन के आई है। करीब करीब 89% सीट्स बीजेपी ने अपने हाथ में लिए और उनकी जो सीट्स है, आर्टिकल में कुछ 5 मुद्दे जो ठोस रूप से दिए हैं, वो अनचैलेंजेबल ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने पेश किए हैं। ये जो सवाल खड़े किए हैं, हाँ, इलेक्शन का जब रिजल्ट आ रहा था उस वक्त भी लोगों को ये मालूम था कि इलेक्शन 5-5:30 बजे मान लो 58% पॉइंट समथिंग ये इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है और आखिर में अंतिम जो आंकड़े हैं वो है 66 पॉइंट समथिंग। तो ये एडिशनल वोटिंग जो मतदान खत्म होते होते जो मालूम होना चाहिए, वो मालूम होने के लिए 48 घंटे क्यों लगते हैं? यहां पे इलेक्शन कमीशन ने मान लो हर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 600 वोट भी ऐड किए तो रात को 10 बजे तक वोटिंग चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। नॉर्मल वोटिंग हुआ था, कहीं भी लाइन नहीं लगी थी। ये तो हमने महाराष्ट्र की पूरी इलेक्शन में एक एनालिस्ट के तौर पर हमने बताया था और हमने भी सवाल किया था कि ये एडिशनल वोट्स कहां से आए, और यही एडिशनल वोट्स जो करीब करीब बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूंसी जो है या एनडीए के उनके मित्र पक्ष की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महायुति, उन्हीं के कैंडिडेट्स के उन्हीं एरिया में एडिशनल वोट्स कैसे पंप हुए, और वो एडिशनल वोट्स करीब करीब 78 लाख है। लोकसभा का अगर मतदान देखे और महाराष्ट्र का मतदान असेंबली का देखे, लोकसभा 2024 में आप मान के चलिए कि 9,29 लाख इतना बड़ा वोटिंग हुआ था और 5 महीने के अंदर अंदर वो 9.70 करोड़ हो गया। ये एडिशनल वोट्स कहां से आए? 5 महीने के अंदर ये 78 लाख वोट्स कैसे कहां ऐड हुए? वो सब बीजेपी के, जिनको 89% सीट्स मिल गई है कुल मिला के, करीब करीब 288 में से 149 सीट्स तो उन्हीं के आ गए। ये जो वोट्स की चोरी, उसके चोरी करने के तरीके, इसके बारे में राहुल गांधी ने जो एक तमाचा मारा है, विथ एविडेंस, विथ प्रूफ तमाचा मारा है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, होम मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके सारे जो एक नेक्सस बन के खड़े होके महाराष्ट्र की इलेक्शन में बीजेपी और महायुति की गवर्नमेंट को जिताने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है, वो सब कुछ राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में बताया है। हाँ, ये तो साफ है कि उन्होंने फरवरी में पार्लियामेंट में खड़े होके किस तरीके से महाराष्ट्र की इलेक्शन, हरियाणा की इलेक्शन, इसको कैसे जिताया गया। लोगों ने तो जिताया नहीं बीजेपी को, एनडीए को लोगों ने तो नहीं जिताया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कैसे जिताया, और वो इलेक्शन कमीशन अब जवाब देने के लिए हाजिर नहीं है। आदमी बदल गया, रूल्स बदल गए। यही तो एक जिसको कहते हैं अनफॉर्चुनेट इस देश में, इस देश के संविधान के साथ हो रहा है, इस देश की डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है। ये खिलवाड़ है। जनता के सामने ये सारी चीजें आ चुकी है, लेकिन राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला, बार बार कहा, कांग्रेस ने बार बार कहा, इंडिया अलायंस की सभी पार्टीज ने, कि लोगों ने तो हमको चुन के दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन
और एनडीए की सरकार ने ये चुराया है वोट, और इसलिए महाराष्ट्र का गवर्नमेंट आज सचमुच लोगों ने चुना हुआ गवर्नमेंट नहीं है। ये एक्सपोज करने वाला आर्टिकल आज राहुल गांधी ने लिखा, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हर नागरिक को, हर जो वोटर है, इसको भी मालूम है कि मेरा वोट कहां गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने इस वोट की चोरी की है। इसलिए आज की जो सरकार है, फडणवीस लोगों ने इलेक्ट किया हुआ चीफ मिनिस्टर नहीं है। आज के उनके दो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार, ये दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये महाराष्ट्र के लोगों ने चुने हुए उप मुख्यमंत्री नहीं है। ये कुल मिला के इलेक्शन ये हाईजैक किया गया है इलेक्शन कमीशन के जरिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी को तोड़ने के बाद और अजितदादा पवार ने शरद पवार जी को पार्टी को तोड़ने के बाद महायुति की सरकार, वो जो एक अस्थायी रूप से बनी थी, जहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उसके बारे में भी चंद्रचूड़ जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या अवार्ड दिया है, हाँ भी कहा है और ना भी कहा है। इसलिए वो 2.5 साल की सरकार खत्म होके उसके बाद इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने, लोगों ने नहीं चुना, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ये महाराष्ट्र की सरकार चुनी है। तो चोरी हुई सरकार है। मेरा सवाल और भी है, एकनाथ शिंदे ने जो पास किया हुआ बजट, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो इलीगल गवर्नमेंट था, तो क्या उनका बजट और बजट के साथ जितने सारे सप्लीमेंट्री डिमांड्स आए, वो बजट आज की तारीख में जो 9 लाख करोड़ उनके ऊपर कर्जा है और करीब 2 लाख करोड़ का डेफिसिट है, ऐसा बजट, ये सारा इलीगल मामला है। गवर्नमेंट इलीगल है अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, तो इनके बजट के हर प्रावधान इलीगल है। लेकिन हमारे देश के कोर्ट्स इसको सुनते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मामला अभी भी फाइनल तय नहीं हुआ। अब ये दूसरा गवर्नमेंट भी जो लोगों ने चुना हुआ नहीं है, उसने भी एक बजट पास कर लिया। इसको आप सही कैसे कह सकते हो? ये डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए आज राहुल गांधी जी ने सीधे बीजेपी को एक्सपोज किया है और जवाब दो वाला हमला किया है नरेंद्र मोदी पर, इलेक्शन कमीशन पर, पूरी इस हमारी व्यवस्था पर। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस के सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस किए हैं। हाँ, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाईकोर्ट में इंडिया गठबंधन के करीब करीब इस इलेक्शन के बाद 100 रिट पिटिशंस महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन एक दिन भी सुनवाई नहीं हुई है। तो राहुल गांधी जी के इस आर्टिकल से, जो देश भर में हर भाषा में छपा हुआ है, आज सवाल खड़ा होता है, हमारे कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? और जनता को ये चाहिए कि ऐसे इलेक्शन कमीशन वो आया और चला गया और कोर्ट्स देखते रहते हैं। खिलवाड़ हो रहा है संविधान के साथ, खिलवाड़ हो रहा है इस देश के डेमोक्रेसी के साथ। ये चलने देना देश के लिए खतरे का है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया गठबंधन के लोग सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े रहने के बाद भी बहुत कुछ गलत सुनने को मिल रहा है और दुनिया भर में भारत की इज्जत नहीं बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक का लोन मिल रहा है। इसको भी राहुल गांधी जी ने अच्छी ढंग से इसके पहले ही एक्सपोज किया है। जरूरत यह है कि महाराष्ट्र में एक रास्ते की लड़ाई फडणवीस गवर्नमेंट के तमाम जो चोरी के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं,
इसके खिलाफ लड़ाई होना जरूरत है। लोग नहीं मानते कि हमने चुन के दिया सरकार है, ये लोगों को कहना चाहिए। इस बारे में ये भी हम कह सकते हैं अक्टूबर में शायद बिहार के इलेक्शंस हो जाए। राहुल गांधी जी ने यह आर्टिकल लिख के एक बात साफ कर दी है, सुप्रीम कोर्ट से भी ये कह दिया है, जनता से भी ये कह दिया है, जो चीज महाराष्ट्र में हुई है वो चीज बिहार में भी हो सकती है। ये हेरा फेरी मतदान के पहले वोटर्स के लिस्ट बनाने के वक्त, बोगस वोटिंग, बोगस वोटर्स लिस्ट और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का कुल मिला के हैंडलिंग ऑफ ईवीएम मशीन्स, इन सब चीजों के जरिए बिहार के पहले ही उन्होंने बिहार की जनता को आगाह किया है। और हाँ, बिहार के एनडीए को वार्निंग भी दी है कि ऐसा आप अगर कुछ करते हो फिर भी आपकी हार तय है, इंडिया गठबंधन बिहार में जीत के रहेगा। ये लड़ाई है। आर्टिकल जो लिखा है राहुल गांधी जी ने, उसका यही एक मैसेज है, लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को हर तरीके से इस देश के इलेक्शन कमीशन और बीजेपी और एनडीए की जो एक कॉन्स्पिरेसी है, इलेक्शन जीतने की जो कॉन्स्पिरेसी है, वो जो मशीनरी उन्होंने खड़ी की है, इसको एक्सपोज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार के लिए एक वार्निंग राहुल गांधी ने जो आर्टिकल लिखा है महाराष्ट्र में, उसके बारे में तो लिखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को सीधा वार्न किया है। जुलाई में विंटर सेशन में रेनी सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का। इस निश्चित रूप से इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन जोर शोर से बोलेगा। बिहार के इलेक्शन के पहले सारी तैयारियां करना, इसका भी एक मकसद राहुल गांधी के आर्टिकल से है। इस आर्टिकल से नरेंद्र मोदी की झूठी सरकार, फडणवीस की झूठी सरकार और वो बोगस 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, एक अजित दादा पवार और एक एकनाथ शिंदे, जो रोज एक स्कैम कर रहे हैं, उनका हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की असेंबली भी अब 30 जून को है। महाराष्ट्र के बजट में जो बजट कभी लीगली कभी ठीक से मंजूर भी हुआ नहीं है, उसके बहुत सारे कारनामे अब लोगों के सामने आने वाले हैं। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम सलाम करते हैं राहुल गांधी जी के इस आर्टिकल को। 5 मुद्दों में उन्होंने पूरे बीजेपी का पूरा, जिसको कहते हैं, वस्त्र हरण किया है। इसलिए देश की पूरी जनता के सामने ये इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में हाथ मिला के कैसे लोगों के वोट की चोरी करते हैं और इलेक्शन को हाईजैक करते हैं। हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, आगे बिहार में ना हो, इसलिए चौकन्ना रहना जरूरी है। धन्यवाद। मैं यहीं पे रुकता हूं, आगे बात करते रहेंगे, रोज करते रहेंगे। धन्यवाद।